मरकजी वक्फ काउंसिल के रुकन और बीजेपी के तर्जमान डॉक्टर दरख्शान दराबी ने तेलंगाना के दौरे पर हैं। हैदराबाद में दरख्शान दराबी ने मीडिया से बातचीत में मुल्क भर में वक्फ अमलाक पर गैर कानूनी कब्जों पर अफसोस का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मरकजी वक्फ एक्ट के मुताबिक जल्द ही जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की तश्कील नौ की जाएगी, जिसके लिए हाल ही में मरकजी अक़लियती उमूर की वजारत से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। लेकर उर्दू तंजीमों ने अपनी तहरीक तेज कर दी है। बज़्म-ए-ज़िया सरोंज के अराकीन ने वज़ीर आला शिवराज सिंह को मेमोरेंडम भेजकर रियासत के स्कूलों और कॉलेजेस में उर्दू असातिज़ा की तक़र्री का मुतालबा किया। बज़्म-ए-ज़िया के अराकीन को वज़ीर आला से आज मुलाकात करना था, मगर वज़ीर आला के दहली में होने के सबब मुलाकात नहीं हो सकी। बज़्म-ए-ज़िया के अराकीन का कहना है कि महकमा आला तालीम के जरिए रियासत के कॉलेजेस में 450 असातिज़ा की तक़र्री का फैसला किया गया है, लेकिन इसमें उर्दू मज़मून को शामिल नहीं किया गया। उर्दू असातिज़ा की तक़र्री के मामले को लेकर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने बज़्म-ए-ज़िया के अराकीन से खास बातचीत की। मध्य प्रदेश के स्कूलों और कॉलेजों में उर्दू असातिज़ा की तक़र्री का मुतालबा फिर जोर पकड़ने लगा है। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर के बाद जो सामाजिक तंजीमें हैं वो बेदार हुई और बार बार ये मुतालबा किया जा रहा है कि जहाँ पर हुकूमत दूसरे शोबों में असातिज़ा का तक़र्रुर कर रही, वहीं पर उर्दू असातिज़ा की तक़र्री का मुतालबा किया। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पर जो तंजीम है वो मौजूद है, उनसे जानते हैं आप लोगों ने मीटिंग किस लिए की। मैं आरिफ अजीज़, प्रेसिडेंट मध्य प्रदेश मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी। हम लोग कई दिनों से कोशिश कर रहे हैं कि सहायक प्राध्यापकों की जो मध्य प्रदेश भाजपा शासनकाल में जो पद भरे जा रहे हैं उसमें उर्दू विषय को नज़रअंदाज किया जा रहा है। इसकी वजह से हम कई संस्थाओं ने जो प्रतिनिधि आए हुए हैं उन्होंने सब ने आज एक मेमोरेंडम तैयार करके माननीय राज्यपाल और महामहिम राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन और सबको ज़्यादातर हम लोग आज मेमोरेंडम अपनी अपनी संस्थाओं की तरफ से पेश करेंगे। बार बार आप लोग एहतजाज कर रहे हैं लेकिन मुतालबात कहीं भी पूरे नहीं हो पाते। देखिए, हमारा काम है उनका आवाज़ पहुंचाना, उनका काम है सुनना और उस पर अमल करना। हम लोग बराबर आज नहीं कई सालों से मुसलसल ये कोशिश कर रहे हैं कि स्कूलों और कॉलेजों में जो असातिज़ा के जो रिक्त पद पड़े हुए हैं उन पर तक़र्रुर किया जाए, लेकिन क्या पता क्या बात है कि हमारी बात उन तक नहीं पहुंचती है। लेकिन आज फिर हम इसीलिए आए कि नए कॉलेजों का उन्होंने एक स्वीकृति दी है कि 370 पदों को प्राध्यापक भरे जाएंगे कॉलेजों में, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि अहलकारों ने उर्दू को नज़रअंदाज कर दिया। ज़बान की तरह उर्दू को भी मौका दिया जाए। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कि ज़बान के सीखने पे किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए और ये हुकूमत का फ़र्ज़ है कि उस ज़बान की, चाहे उर्दू हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे फ़ारसी हो, उसके हिसाब से उसकी पूरी सहूलतें मुहैया कराई जाए। दरसी किताबें हैं, स्टाफ है और उनको बच्चों में भी एक शौक़ पैदा हो। बच्चों को ये का ज़रूरी नहीं कि साहब उर्दू से कोई ताल्लुक़ है, मैं संस्कृत इस उम्र में सीखने को तैयार हूँ। ज़बान सीखने में किसी को कोई हरज नहीं है और किसी का वो इजाज़तदारी तो है ही नहीं इस तरह से। इसको सिर्फ कोशिश यही है कि अगर हमारी ये जो तवज्जो दिलाने का मकसद है कि वो होश में आ जाएं और समझें कि भाई ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। सोतली ज़बान है, क्या है समझ में नहीं आ रहा है, तो इसमें हम इंशाअल्लाह कोशिश करते रहेंगे। बराबर हम तो अपनी तरफ से याददानी करते रहेंगे। हम अपनी कोशिश करते रहेंगे और ये कोशिश उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि उर्दू को उसका हक नहीं मिल जाता है। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। बेंगलुरु में मौजूद उर्दू हॉल को मुनहदिम नहीं किया गया बल्कि दूसरी जगह मुंतकिल किया गया है। दरगाह हजरत हमीद शाह कॉम्प्लेक्स कमेटी ने यह वजाहत पेश की है। कमेटी के सदर जी.ए. बावा ने कहा कि उर्दू हॉल की जगह को ब्लड बैंक में तब्दील किया गया है। अब आर्जी तौर पर उर्दू हॉल ITI की इमारत में मुंतकिल किया गया है। जी.ए. बावा ने कहा कि जल्द ही कमेटी नई जगह पर एक आलीशान उर्दू हॉल की बुनियाद रखेगी। दरगाह कमेटी ने वाज़ेह किया कि वो हरगिज उर्दू जबान के खिलाफ नहीं है। उर्दू हॉल को क्या भी ख़त्म करने को नहीं गए। उर्दू प्रोग्राम कभी भी आए तो हम सपोर्ट कर रहे हैं इधर, इसके वास्ते अल्टरनेटिव अरेंजमेंट भी करिए इधर। बाद में इसके अलावा हमारा नया बिल्डिंग अंडरग्राउंड टू अंडरग्राउंड पार्किंग 2 फ्लोर, बाद में ऊपर ये बड़ा वो एक क्या ऑडिटोरियम क्या बड़ा ऑडिटोरियम किधर भी मतलब ऐसा ऑडिटोरियम के ऊपर प्लान पूरा होगा, प्लान सैंक्शन भी होगा। इसके वास्ते हम नोडल ऑफिसर को मिलकर उधर से सेंट्रल गवर्नमेंट से एक 5 करोड़, बाद में हमारे गवर्नमेंट से फ्री 2 करोड़ अनाउंस भी होगा। ये पूरा है इसका करना बोलकर ये एक प्लान है।
सो बिकॉज ऑफ कोविड ये पूरा जरा डिले होगा, नंबर 1। सो इधर अभी कोई भी उर्दू प्रोग्राम करने वाला है तो हमारे पास जगह है। मुंबई और थाने के साबिक पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा जैसे कई अफसरान के खिलाफ मुंबई से मुत्तसिल थाने नगर पुलिस स्टेशन में 2 बोगीज ने जबरन पैसा वसूली करने, जान से मारने की धमकी देने और डराने की शिकायत दर्ज कराई है। इन दोनों से तकरीबन 5 घंटों की पूछताछ और इनके बयानात कलमबंद करने के बाद पुलिस ने इन्हें जाने दिया और अफसरान के खिलाफ FIR दर्ज करने की तैयारी कर रही है। रवि पुजारी ने मेरे 2017 में मेरे 10 करोड़ रुपया मांगा था। रवि पुजारी और प्रदीप शर्मा का बोले तू धंधा करता है तो दे दे पैसा 10 करोड़ रुपया, तू बिल्डर बन गया 10 करोड़ रुपया दे दे। बोला भाई मेरे को तकलीफ है, मेरा प्रोजेक्ट सब अटके हुए, ये 10 करोड़ रुपया देना ही पड़ेगा। सोनू जैन से 10 करोड़ रुपया मांगा, 3 करोड़ रुपया दिया। फिर मेरी वाइफ को बुलाया गया, प्रदीप शर्मा ने उसके सामने ही सोनू जैन को मारा। फिर एक पैसा दे दे, निकल तेरे हस्बैंड को भी SIR करेंगे, पर लेके जाके मारेंगे। आज जो है हमें थाने नगर पुलिस ने बुलाया गया था, हमसे ये कहा गया था कि आप आइए अपनी FIR लॉन्च करनी है, क्योंकि स्टेट CID ने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी DG सर को, और जिसके तहत ये बताया गया था कि स्टेट CID ने DG सर को ये रिपोर्ट दी थी कि भाई हमारे केस में FIR बनती है। ये सब सिर्फ मुझसे पैसे उगाही करने के लिए केस लगाया गया था बुकी का, और मुझसे कहा गया था अगर पैसे नहीं दिए तो मुझे कोई बड़े केस में फंसा दिया जाएगा। तो मैंने जब पैसे देने से मना कर दिया तो मुझे कुछ दिनों बाद पता चलता है, 4-5 दिन बाद, कि भाई मेरे पे कोई एक्सटॉर्शन का केस कर दिया गया है एंड उस पर मौका लगने वाला है। उर्दू टीचर्स एसोसिएशन और उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के जिम्मेदारान ने आज अलीगढ़ के DM सिल्वा कुमारी जे से मुलाकात करके इन्हें एक तहनीतनामा पेश किया और कहा कि उन्होंने साबिका दिनों मुजफ्फरनगर और कासगंज में असातिज़ा के ताल्लुक से जो काम अंजाम दिए वो काबिल सताइश हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो अलीगढ़ में भी असातिज़ा के मसाइल को मलहूज रखते हुए इक़दाम करेंगी। इस मौके पर यकीन दहानी कराई गई कि असातिज़ा भी जिला मजिस्ट्रेट के जरिए कराए जा रहे तरक्याती कामों में हर मुमकिन ताउन पेश करेंगी। हम लोग चाहते थे उर्दू टीचर वेलफेयर एसोसिएशन एवं जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ की ओर से मेरे ज़िला मंत्री और मैं ज़िला अध्यक्ष मोहम्मद अहमद अपनी तमाम टीम के साथ मैडम का स्वागत करने आया था, जिलाधिकारी महोदय का। साथ ही अपेक्षा ये भी की हम लोगों ने कि आप शिक्षक हित में न्यायोचित एवं उनके कार्यों का संपादन न्यायोचित ढंग से करेंगे। मुझे उम्मीद है, पूरी आशा है कि मैडम हमारे संगठन की जो डिमांडें हैं, जो मांगें हैं हमारी, उनको लेकर के थोड़ा सा सक्रिय रहेंगी और उनको पूरा करने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद रहेंगे। किस तरह की डिमांड है? हमारी डिमांड है कि जो भी टीचर्स में कार्य किए जाए, जितने भी टीचर्स को जो भी प्रेरणा दी जाती है, परेशानियाँ होती है, उनका समाधान समय से किया जाए। गुज़िश्ता दिनों यूपी में मजहब तब्दीली और गैर कानूनी फंडिंग मामले की जांच में फंसे सहारनपुर के रहने वाले प्रवीण कुमार से पूछताछ के बाद ATS ने बेकसूर करार देते हुए रिहा कर दिया था, लेकिन इस मामले में गलती से प्रवीण कुमार को अब्दुस्समद समझकर पूछताछ के लिए लखनऊ बुलाए जाने के बाद से प्रवीण कुमार की समाजी जिंदगी में तूफान मच गया। गांव पहुंचने पर लोगों ने इस नौजवान को ताने देना शुरू कर दिए और दहशतगर्द करार देकर हरासा करना शुरू कर दिया। यहां तक कि नौजवानों को पाकिस्तान जाने के लिए कहा जाने लगा। इसके घर पर पोस्टर चस्पा कर दिए गए। प्रवीण कुमार का कहना है कि वो NET और JRF क्वालिफाई कर चुका है और एक अमन पसंद शहरी है, लेकिन गुज़िश्ता दिनों पेश आए वाक़यात के बाद से वो और उसके अहले खाना ज़हनी तौर पर परेशान है। दूसरे बेकसूर नौजवानों को इस तरह की परेशानी से बचाने और खुद के लिए इंसाफ के मुतालबे को लेकर प्रवीण अब सहारनपुर से सुप्रीम कोर्ट तक पैदल समाजी न्याय यात्रा पर निकले हैं। आज मेरठ पहुंचने पर मीडिया से बात करते हुए प्रवीण कुमार ने अपना दर्द कुछ यूं बयान किया। मेरा पिछले महीने जो धर्मांतरण मुद्दा हुआ था उसमें मेरा नाम आया था और फिर एक रात घर के बाहर दीवार पर आतंकवादी लिख दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद अभी क्या होता है कि पाकिस्तानी आतंकवादी मतलब तू पाकिस्तान चला जा, जिससे मैं बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से डिप्रेशन में था कि मतलब मेरे साथ, जबकि मैं एक राष्ट्रवादी कवि हूँ, देश के लिए सोचता हूँ, लिखता हूँ, और उसके बावजूद मुझे आतंकवादी इस तरह से बताया जाता है। तो मैं सहारनपुर जिलाधिकारी कार्यालय गया था, वहाँ पे मैंने ज्ञापन दिया और उसके बाद वहीं से मैंने अपनी सामाजिक न्याय यात्रा शुरू की।
महाराष्ट्र के कोकण इलाके में पिछले हफ्ते तूफानी बारिश की वजह से आए सैलाब में भारी तबाही मची है। सैलाब की वजह से बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ। हजारों लोग बेघर और बेसहारा हो गए और दाने दाने को तरस रहे हैं। मुश्किल की इस घड़ी में लोगों की इमदाद के लिए हुकूमत के अलावा मिली और समाजी तंजीमें भी आगे आकर काम कर रही हैं। इसी के तहत जमीयत उलमा की जानिब से भी राहत रसानी के काम किए जा रहे हैं। कोकण सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए जमीयत उलमा की जानिब से नांदेड़ में भी आम लोगों से चंदा वसूला जा रहा है। चंदे की वसूली के लिए जमीयत उलमा के मकामी जिम्मेदारान शहर के मुख्तलिफ अवामी मकामात पर काउंटर लगाकर लोगों से चंदा जमा कर रहे हैं। इमदाद की रकम कोकण में जमीयत उलमा के जिम्मेदारान को भेज दी जाएगी। इसके जरिए सैलाब मुतासरीन में मुख्तलिफ अशिया तकसीम की जाएंगी। जमीयत उलमा के जिम्मेदारान ने लोगों से अपील की कि वो मुसीबत की इस घड़ी में आगे आएं और अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक इमदाद करें। ऐसी मुसीबत की घड़ी में इन लोगों की खिदमत करना और इंसानियत की खिदमत अंजाम देना, ये हम लोगों का काम है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसीबत की इस घड़ी में हमें देख रहे हैं कि मुल्क की मुख्तलिफ तंजीमें, सोशल तंजीमें इस तरफ मुतवज्जे हुई है और वो काम कर रहे हैं। इसी तरीके से जमीयत उलमा महाराष्ट्र जो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे तमाम कामों में हमेशा पेश रही है, उसने भी जो है बेड़ा उठाया है उन बेकसों की और बेघर हुए अफराद की राहत रसानी और इमदाद के काम का। जमीयत उलमा महाराष्ट्र के सदर बावकार हाफिज़ नदीम सिद्दीकी साहब और उनकी पूरी टीम मुस्तकिल कोकण के इलाके में इस वक्त जो है गश्त कर रही है और वहाँ पर काम कर रही हैं। लिहाजा जमीयत उलमा शहर नांदेड़ ने तय किया है कि शहर नांदेड़ से कोकण और पश्चिम महाराष्ट्र के सैलाब ज़दा मुतासरीन अफराद की राहत रसानी के लिए यहाँ से ताउन रवाना किया जाएगा। इसके लिए आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ शहर नांदेड़ में मुख्तलिफ नुक्कड़ों के ऊपर कुछ स्टॉल लगाकर ताउन हासिल किया जाएगा। मध्य प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने रियासत के 15 अजला में शदीद बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश महकमा मौसमियात के सीनियर अफसर SN साहू का कहना है कि अरब सागर और खलीज बंगाल से आने वाली नमी के सबब बारिश का सिस्टम बना हुआ है। आइंदा 24 से 48 घंटों में छतरपुर, टीकमगढ़, दतिया, सागर, शिवपुरी, अनूपपुर, डोंडरी, नीमच, मंदसौर, रतलाम, बालाघाट और मंडला में मूसलाधार बारिश होगी, जबकि राजधानी भोपाल समेत इंदौर, उज्जैन, होशंगाबाद, रायसेन, सीहोर, ग्वालियर और चंबल डिवीजन में गरज चमक के साथ बारिश होगी। महकमा मौसमियात के सीनियर अफसर SN साहू इस ताल्लुक से कुछ इस तरह बताते हैं। अगले 24 घंटों के दौरान एक लो प्रेशर है जो अभी वेस्ट बंगाल के ऊपर है, उसके आगे बढ़ने की उम्मीद है झारखंड और बिहार के आसपास रहने से। और अपना एक जो ट्रफ लाइन जो है फिरोजपुर से के कलकत्ता तक जा रही है, जिस कारण से मध्य प्रदेश के अनेक हिस्सों में, पूर्वी मध्य प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अनेक स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। और कहीं कहीं पर हैवी रेनफॉल भी हो सकता है। चंबल तो पूरा डिवीजन में कहीं कहीं हैवी रेनफॉल हो सकता है। और टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दतिया, शिवपुरी, अनूपपुर, डिंडोरी, नीमच, मंदसौर, रतलाम, बालाघाट और मंडला में भी कहीं कहीं पे भारी वर्षा होने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश में गैर कानूनी कॉलोनियों की तामीर को रोकने के लिए हुकूमत ने बड़ा फैसला किया है। गैर कानूनी कॉलोनियों की तामीर को रोकने के लिए अब हुकूमत के जरिए बिल्डर्स पर नहीं बल्कि अफसरान पर कार्रवाई करने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश के वजीर बराए शहरी तरक्कियात भूपेंद्र सिंह का कहना है कि गैर कानूनी कॉलोनियों की तामीर को रोकने के लिए हुकूमत संजीदा इक़दाम कर रही है। वाज़ेह है कि इसी हुकूमत ने अभी 2 हफ्ते कबल मध्य प्रदेश की 6000 से ज़्यादा गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई कॉलोनियों को कानूनी दर्जा देने का फैसला किया है। वजीर बराए शहरी तरक्कियात भूपेंद्र सिंह कुछ इस तरह बताते हैं। कमिश्नर हैं उनको हमने कहा है कि आगे अब इल्लीगल कॉलोनी ना बने, ये उनकी जिम्मेदारी है। और जो कॉलोनी पहले से इल्लीगल बनी है उनको लीगलाइज करने की प्रक्रिया चल रही है, तो उसमें कार्रवाई करें। और दूसरा जो कंपाउंडिंग 30% हमने किया है तो उसको भी देखकर, और कंपाउंडिंग जिन लोगों का भी 10% से अतिरिक्त निर्माण है उनकी कंपाउंडिंग की कार्रवाई। अगर बनती हैं कॉलोनियाँ तो जिम्मेदार अधिकारी होंगे, कार्रवाई करेंगे आप? बिल्कुल।
मध्य प्रदेश में गैरकानूनी तौर पर कॉलोनियों की तामीर होने पर हुकूमत के जरिए अफसरान के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के फैसले पर समाजी तंजीमों ने हुकूमत से नजरसानी करने का मुतालबा किया है। पूरे मामले पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने समाजी तंजीमों के नुमाइंदों से खास बातचीत की। हुकूमत ने एक बड़ा फैसला किया है कि अगर इलीगल कानूनियां कहीं पर भी तामीर होती हैं तो उसकी कार्रवाई अफसरान के खिलाफ सीधे तौर पर की जाएगी, क्योंकि अभी तक जो कॉलोनियां तामीर होती थी उस पर कार्रवाई की जब बात आती थी तो कहीं ना कहीं सियासत होती थी और फिर बिल्डरों पर कार्रवाई होती थी। लेकिन पहली बार ये हुआ कि अफसरान को हुकूमत जिम्मेदार मानेगी और इससे मध्य प्रदेश के वजीर जो है भूपेंद्र सिंह ने बड़ा बयान दिया है कि अफसरान को जिम्मेदार माना जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। इस पर हमारे साथ सामाजिक तंजीमों के लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह से हुकूमत का फैसला है। जी हाँ, जैसे अभी सुनने में आया कि पुरानी 6000 कॉलोनियों को वैध कर दिया गया है और अभी जो है फिर दोबारा आदेश आए कि अब नई कॉलोनी है उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो मेरा ये कहना है कि इसमें एक स्पष्ट नीति होना चाहिए जिससे सभी को सुविधा हो, क्योंकि कॉलोनी होनी चाहिए सभी को सुविधा। आपको क्या लगता है कि सरकार की पॉलिसी? बिल्कुल इसमें हम खुश नहीं है और जो भी है ये गलत है और जो भी इसमें जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई होती सरकार अब कह रही है कि अफसरान के खिलाफ कार्रवाई, अफसरान के खिलाफ अगर कार्रवाई करेंगे तो और जो नई कॉलोनियां बनेंगी तो उसमें काफी दिक्कत आएगी। अफसर फिर और ज्यादा मतलब उसमें ना पशुपेश में डालेंगे, कठिनाई आएगी उसमें। और मेरा ये कहना है कि जो पहले की जो कॉलोनीज हैं जो अगर उनको वैध किया गया तो उस पे किस पे कार्रवाई होगी, मतलब क्या उसका आपका लॉजिक है, किस तरीके से आपने उसको वैध किया है? उसमें 6000 कॉलोनियों को फैसला किया। हाँ, तो उसमें कौन दोषी है? अफसर दोषी है, बिल्डर दोषी है, या कौन दोषी है? सिस्टम दोषी है। तो मेरा ये कहना है कि पहले जो 6000 कॉलोनी है आप उसका निकालिए कि उसमें दोषी था कौन। अगर अफसर थे तो सरकार वहाँ पे दोष मानने को तैयार, सरकार तो कह रही है उन सबको हम इलीगल से लीगल करेंगे, इलीगल से लीगल करेंगे। लेकिन अभी अफसरों पे अगर कार्रवाई होती है तो जो बिल्डर्स थे जिन्होंने वैध बनाया तो उनके तो हौसले बुलंद होंगे। लेकिन यहाँ पर अफसर जो हैं, अगर अफसरों पे कार्रवाई होती है तो अफसर आगे जो अगर कॉलोनी की परमिशन देंगे तो उसमें फिर वो सावधानियां बरतेंगे। और मेरा ये कहना है कि एक नीति बनाना चाहिए इनको लेके कि अगर सपोज मैं अगर कॉलोनी खरीदने जा रहा हूं तो मुझे वो क्राइटेरिया को पूरा करना चाहिए। बिल्डर्स अगर शुरू करना चाहता है, बिल्डर्स के लिए उसके लिए कुछ होना चाहिए। अधिकारी हैं वो पूरी चीजों को सिस्टम करेगा। अधिकारियों पर अगर कार्रवाई होगी तो अधिकारी बहुत कम है ना परमिशन देंगे, अधिकारी बहुत कम परमिशन देंगे। और फिर ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें उस कॉलोनी में रहने वाले, खरीदने वाले और बिल्डर अगर कोई भी जिम्मेदार है, कहीं पे भी गलती होती है तो कार्रवाई सभी के खिलाफ होनी चाहिए, न कि सिर्फ अफसरान के खिलाफ। क्योंकि जो है अफसरान जो है जो भी चीजें लीगल वैल्यूज होती है उसको देखने के बाद ही कार्रवाई करते हैं। अगर कहीं पर किसी सिस्टम को तोड़ता है या कुछ धोखा देता है तो उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा सामाजिक तंजीमों का मुतालबा है। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा अजला में गश्त कर रही हैं। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायद की अशद जरूरत है। आइए एक नजर डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं।